हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाउज इक्वेशन के बारे में। क्लियर कि ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा उसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई लाउ इक्वेशन हमको बताती क्या है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो इक्वेशंस आती हैं, 3 इक्वेशंस आती हैं, ये हमको समझाती क्या है, ये हम समझेंगे। दूसरा ये कि उन इक्वेशंस का डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। क्लियर, सिंपल सा है डेरिवेशन, कोई बड़ा नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, हम क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल है और उसमें आपने एक्सरे को पास करा, किसको पास करा, एक्सरे को पास करा, तब हमको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। आसान भाषा में आप ये कह सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ये कोई भी क्या है, एक क्रिस्टल है, और इस पे हमने क्या काम करा, इस पे हमने क्या काम करा, एक्सरे को पास कराया। हमने क्या काम करा, एक्सरे को पास कराया। तो जब एक क्रिस्टल से हम एक्सरे को पास कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, हमको डार्क स्पॉट, ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब कि एक तरीके से क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। डार्क और ब्राइट का स्पेक्ट्रम नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। आप ऐसे कह सकते हो आसान भाषा में कि भाई क्या बहुत ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ब्राइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर इसको और दूसरी तरीके से भी ये कह सकते हैं कि भाई हम जब यहाँ देखते हैं, मतलब कि जब एक्सरे को क्रिस्टल से पास करा जाता है तो कहीं पॉइंट पर एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है। जहाँ पर एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हमने वहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि एक्सरे वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। जहाँ पर एक्सरे की इंटेंसिटी कम होगी वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, तो मैं आसान भाषा में इसको डिफ्रैक्शन कह सकते हो आप। ठीक, तो अब यहाँ पर ये आता था कि यहाँ पर एक सवाल था कि चलो ठीक है भाई, हमारी ये जो एक्सरे है वो क्रिस्टल से पास हो रही है और क्रिस्टल से पास होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रही है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कि भाई ये डिफ्रैक्शन या फिर ये डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमारे आए थे ब्रैग्स लॉ। लाउज नहीं आए थे, सबसे पहले कौन आए थे, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है। उन्होंने क्या माना था, उन्होंने कुछ अज्यूम करा था और अज्यूम करके फिर इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाली थी, जिसको क्या कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। फिर से बोलो, 2d sin थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, वो कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या फिर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन की। ठीक, उन्होंने क्या अज्यूम करा था, एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने ये अज्यूम करा था कि भाई कोई भी क्रिस्टल है उसमें क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। कोई भी क्या है, बहुत सारे क्या होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे। जब एक्सरे उस क्रिस्टल पे गिरेगी, मतलब उन प्लेन्स पे गिरेगी, और जब प्लेन्स पे गिरेगी तो इन प्लेन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये ऐसे गिरेंगे और ये ऐसे गिरेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद जब ये एक्सरे आगे जाएंगी तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और जहां पर मतलब कि उस पॉइंट पे एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब उस कंडीशन की इक्वेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है या फिर इक्वेशन क्या है, तो वो निकाली थी उन्होंने 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हमारा ब्रैग्स लॉ था। ठीक है, आपको इसे अगर डिटेल में पढ़ना है कि इसकी इक्वेशन कैसे आई और इसकी पूरी डेरिवेशन क्या है, तो अगेन इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ब्रैग्स लॉ बाय RK फिजिक्स पॉइंट, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक, आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो ये ब्रैग्स का फंडा था। ब्रैग्स ने क्या कहा था कि हम क्या है कि भाई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हैं, लाइट उन प्लेन्स पे गिरती है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और फिर वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है फिर आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है। ये ब्रैग्स लॉ का फंडा था। वहीं अगर हम बात करें लाउ की, इन्होंने ये फंडा नहीं लिया। इन्होंने ये कहा कि भाई जो लाइट है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी, तभी हमें वो डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट्स, कहीं पर इंटेंसिटी एक्सरे की ज़्यादा, कहीं पर इंटेंसिटी कम, ये दिख रही होगी। इसका मतलब ये तो ठीक है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। उन्होंने प्लेन का फंडा नहीं लिया। उन्होंने क्या फंडा लिया, उसको देखो जरा। उन्होंने फंडा लिया स्कैटरिंग का। किसका फंडा लिया, स्कैटरिंग का। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे।
कोई भी क्रिस्टल है क्या होंगे, एटम्स होंगे। भाई सीधी सीधी बात है ना, क्रिस्टल क्या है, एटम का ही तो बना होगा, और तो किसी चीज़ का बना नहीं होगा। तो क्या होंगे, जैसे मान लो ये हो गए एटम, ये हो गए एटम, एटम कह लीजिए या मॉलिक्यूल कह लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई क्रिस्टल है उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक। अब जब लाइट मतलब कि एक्सरे जब उन पे गिरेगी, एक्सरे जब उन पे गिरेगी तो होगा ये, यहाँ पर उन्होंने रिफ्लेक्शन का फंडा नहीं बोला, ब्रैग्स ने तो रिफ्लेक्शन का फंडा बोल दिया था कि लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उन्होंने एक फंडा निकाला स्कैटरिंग का, किसका, स्कैटरिंग का, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय एटम। उन्होंने ये कहा कि भाई जब एक एक्सरे जब एक एटम के ऊपर या एक मॉलिक्यूल के ऊपर गिरेगी, एक क्रिस्टल का जो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, तो उससे होगा क्या कि लाइट चारों तरफ क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी ऐसे करके। लाइट मतलब कि अगेन एक्सरे, ठीक है, लाइट मतलब एक्सरे, तो एक्सरे क्या हो जाएगी, चारों तरफ से क्या हो जाएगी, ऐसे करके स्कैटर्ड हो जाएगी। इनको कहा गया उन्होंने स्कैटर्ड बीम, स्कैटर्ड एक्सरे कह लीजिए या स्कैटर्ड रे कह लीजिए या बीम कह लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक एटम है, ये आपका क्या है, एक एटम है, और जब एक एटम के ऊपर एक्सरे गिरेगी तो वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी, ऐसे ऐसे करके स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग मतलब क्या है, ये लाइट का स्प्रेड हो जाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या है कि जब लाइट किसी भी चीज़ पे गिरती है और वो स्प्रेड हो जाए तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये फंडा हर एक एटम से होगा, जैसे ही यहाँ पर एक्सरे गिरेगी तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। अब ऑब्वियसली बात आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लो ये स्कैटर्ड रे है और ये स्कैटर्ड रे है, ये दोनों आगे जाके मीट करती हैं। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मीट हुई है, क्योंकि ये एक वेव की तरह काम करेंगी, अगर ये वेव्स, ये स्कैटर्ड एक्सरेज या स्कैटर्ड वेव्स आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, इंटरफेरेंस मतलब मिलती है कंस्ट्रक्टिवली, तब वहां पर एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिस्ट्रक्टिवली मिलती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तब एक्सरे की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ब्राइट स्पॉट्स या ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी या हाई पीक देखने को मिलेगा इंटेंसिटी का। डार्क उसमें मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, मतलब एक्सरे की इंटेंसिटी कम देखने को मिलेगी, जो पीक आएगा इंटेंसिटी का वो कम आएगा। यहां तक समझ में आता है, क्लियर है। तो उन्होंने ये फंडा बताया, उन्होंने फंडा बताया किसका, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय एटम या अ मॉलिक्यूल। अब यहां पर हमें क्या काम करना है, अब लाउज इक्वेशन क्या बताती है, देखो ध्यान से समझना। ये जो लाउज इक्वेशन है ये क्या देती है, ये है बेसिकली कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, स्कैटर्ड एक्सरे, ठीक है। मतलब कि लाउज इक्वेशन क्या है, लाउज इक्वेशन बेसिकली कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, उस इक्वेशंस को डिराइव करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ वो इक्वेशंस क्या है। देखो इक्वेशंस है आपकी ये 2a sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू एच लैम्डा। एक और इक्वेशन होती है 2b sin थीटा cos बीटा इक्वल टू, एक सेकेंड, के लैम्डा। और एक होती है आपकी 2c sin थीटा cos गामा इक्वल टू एल लैम्डा। तो ये आपकी तीन इक्वेशन होती हैं, ठीक है। इनको ही कहते हैं लाउज इक्वेशन। ये बेसिकली क्या है, ये कंडीशंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड बीम, ठीक है। इसको कभी कभी ना ऐसे भी लिखा जाता है, इन तीनों इक्वेशन को देखो ऐसे भी लिखा जाता है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको लिख देते हैं कभी कभी ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एच लैम्डा। उसके बाद बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा। उसके बाद सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन,
ये भी लाउज इक्वेशंस है। अब आप कहोगे कि यार ये कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। भाई ये एटम है तो इस एटम का कोई एक प्लेन होगा, तो उस प्लेन के वो एक वेक्टर आ रहा है जो उसके परपेंडिकुलर है। देखो ये एक एटम है, मान लो एक एटम रखा है, उस पर एक ऐसे करके प्लेन रख दिया हमने, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन के ऊपर रख दिया एटम। अब इस प्लेन के ऊपर एक जो ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये हमारा एन वेक्टर है। ये हमारा क्या है, एन वेक्टर। तो एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर की अगर हम बात करें तो एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है भाई, एक प्लेन तो होगा ही ना, एक एटम से एक प्लेन तो जा ही रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एच के एल क्या है, उस प्लेन के मिलर इंडिसेस। एच के एल क्या है, उस प्लेन के मिलर इंडिसेस। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एबीसी भाई साहब क्या है, तो एबीसी है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। एबीसी क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। यहाँ तक समझ में आया, ये सारी बातें क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान दे सकते हैं थीटा अल्फा ये बीटा क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। डेरिवेशन जब आएगी जब आपको क्लियर होगा कि यार ये थीटा क्या है, अल्फा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई लाउज इक्वेशन हमको बताती क्या है, लाउज इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार छोटा सा रिवीजन एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई लाउज इक्वेशन ये कहती है कि एक क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। जब आप एक एक्सरे को क्रिस्टल पे फेंकोगे, मतलब पास करोगे, तब वो एक्सरे क्या काम करेगी, एटम के द्वारा स्कैटर्ड होगी। एटम से द्वारा क्या होगी, स्कैटर्ड होगी हर डायरेक्शन में। अब ये जो स्कैटर्ड बीम होंगी ये आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। जो लाउज इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज या स्कैटर्ड रेज की। क्लियर है। अब ये वो कंडीशन है, ये और ये। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब डेरिवेशन देखो, हटाएं इसको, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, हटा दें। चलिए देखिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ लाउज इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ लाउज इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ लाउज इक्वेशन। ठीक है, डिराइव करें तो देखिए जरा, एक थोड़ी सी फिगर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा है, ये भाई साहब दो हो गए एटम। ठीक है, तो देखो ध्यान से हुआ क्या कि ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए, दो पॉइंट दिख रहे होंगे, ये है P1 और ये है हमारा P2, ये है हमारा P2। P1 P2 बेसिकली क्या है, दो एटम्स रखे हुए हैं, क्रिस्टल के दो एटम्स होंगे, रैंडम हमने ले लिए, एक ये एटम है एक ये एटम है। अब इन पे ये क्या आया है भाई, ये है, ये हमारी इंसिडेंट एक्सरेज। ये क्या है, इंसिडेंट एक्सरेज। ये है हमारी इंसिडेंट एक्सरे। ठीक है, उसके बाद ये क्या आई है, ये है भाई स्कैटर्ड एक्सरे। ये क्या है, स्कैटर्ड एक्सरे। ये हो गई हमारी स्कैटर्ड एक्सरे, स्कैटर्ड एक्सरे। ठीक है, सिंपल है भाई, ये दो एटम है, P1 P2 आर द टू एटम्स। उसके बाद एक्सरे उन पे गिरी है, वो स्कैटर्ड हुई है। स्कैटर्ड तो हर एक डायरेक्शन में हुई होगी, हमने ये सिर्फ दो स्कैटर्ड ली, ये दो रे ली हमने। ठीक है, इस एटम से हर डायरेक्शन में स्कैटरिंग हुई होगी, बट हम सिर्फ एक रे ले रहे हैं। ठीक है, ये वाली। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा लेट से अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक बार इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके। अच्छा लेट से ये हो गया हमारा एन वेक्टर, एन कैप। भाई मान लो एक वेक्टर है, तो ये हो गया हमारा आई कैप। ठीक है, ये क्या हो गया, आई कैप, जो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, किसकी, एक्सरे की, इंसिडेंट एक्सरे की। उसी तरीके से ये भी हो गया हमारा आई कैप। अगेन यहाँ पर भी मान लेते हैं, ये हो गया हमारा स्मॉल एस कैप, ये हो गया हमारा स्मॉल एस कैप। ठीक है,
यहाँ तक सिंपल है। हमने क्या काम करा, एक यूनिट वेक्टर डाल दिया अलॉन्ग इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे जो उनकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, आई कैप, एस कैप, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो दो स्कैटर्ड रेज होंगी या फिर ये जो दो रेज हैं, ये जो एक रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2, इनके बीच का हमको फेज डिफरेंस निकालना है। इसके बीच का हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है फाई। अब जो फेज डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल एक्स। डेल एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यही तो होता है भाई। जो फेज डिफरेंस होता है इन दो वेव्स का, जो फेज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो दो वेव्स हैं, वेव एक्सरे इज अ वेव, ठीक है। तो वेव का जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू डेल एक्स। डेल एक्स बेसिकली क्या है, पाथ डिफरेंस। मतलब कि इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ध्यान समझ इसको, ठीक। तो देखो पाथ डिफरेंस क्या है, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, P2 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे करके, और ऐसे ही मैंने P1 से परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे करके। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई। P1 से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया और P2 से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। इनके नाम दे देते हैं, ये हो गया M और ये हो गया हमारा N। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों रेज में, इन दोनों एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखो ये दोनों ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, यहां तक तो इनका सेम पाथ है भाई। जितना ये चला उतना ही ये यहां तक चला। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं भाई, जितना ये यहां तक चला उतना ये यहां तक चला। तो यहां तक था दोनों का पाथ सेम है। उसके बाद हुआ ये कि ये वाला हिस्सा ज्यादा हुआ, ये मतलब यहां तक गया और ये यहां तक गया, और फिर ये वाला पाथ भी सेम है दोनों का। ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है। मतलब दोनों का पाथ डिफरेंस, एक तो इसका ये वाला फालतू है और उसका ये वाला फालतू है। समझ में आया, देखो इस वाले का ये वाला ज़्यादा है, उस वाली रे का ये वाला ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा भाई, पाथ डिफरेंस इक्वल होगा हमारा P2M माइनस P1N के। भाई इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस समझ में आ जाएगा, नहीं आया समझ में। देखो ध्यान समझो ना, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का तो भैया रास्ता सेम ही है, पाथ सेम है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का भी पाथ सेम है। तो इसका ये वाला फालतू है, इसका ये वाला फालतू है, तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हमें पाथ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और छोटू सा पाथ डिफरेंस समझ में आ जाएगा जो ये वाला फालतू चला होगा। तुम्हें दिख रहा है ये वाला फालतू चला है, ठीक, कोई सा भी फालतू चलाओ लेकिन वो पता तो चल जाएगा ना, दोनों के डिफरेंस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा P2M माइनस P1N। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, पल्ले पड़ा, बहुत बढ़िया। अब निकालना है P2M और P1N। क्या निकालना है, P2M और P1N। ठीक, देखो कैसे करेंगे। अब मान लो P1 से P2 पे हमने एक वेक्टर डाल दिया R वेक्टर। P1 पॉइंट एटम था, उससे हमने दौड़ करके P2 पर हमने क्या डाल दिया, ये वेक्टर डाल दिया R वेक्टर। तो अगर ये R वेक्टर है तो देखो जरा ध्यान से, आराम से आराम से, इन ट्राइंगल P1 P2M हमें क्या निकालना है, P2M और P1N, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल P1 P2M जो एंगल M है वो 90 डिग्री है, जो एंगल M है वो 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। एंड लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान दें, ध्यान से देखना, ये R हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये R हो गया, और ये I कैप है भाई। ध्यान से देखना, P2M बेसिकली I कैप हो गया। समझो इसको, आराम से समझो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना कतई बिल्कुल, तो भाई मेरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो परपेंडिकुलर ये हो गया,
सॉरी हाइपोटेनियस ये हो गया, बेस ये हो गया, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस P1 P2। भाई थीटा ये है ना, ठीक है, थीटा नहीं कुछ और ले लो, इसको फाई ले लो, फाई क्या ले लो, फाई, थीटा नहीं फाई ले लो। तो cos फाई की वैल्यू कितनी, ये हट जाएगा, टेंशन मत लेना, ये हट जाएगा, एंगल की कोई जरूरत नहीं है। देखो cos फाई की वैल्यू कितनी हुई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और P2m बेसिकली आई कैप है, P2m कितना है, आई कैप है। तो भाई मेरे मैं इसको लिख सकता हूं cos फाई इक्वल टू आई कैप अपॉन में r। क्लियर, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लूँ तो r। यहां तक कोई डाउट है, या फिर इसको ऐसे ले लो, P2m तो निकालना है ना, तो इसको सीधा सीधा लिख दो, इसको सीधा सीधा लिख दो, एक सेकेंड सॉरी, अच्छा सॉरी P2m आई नहीं है, P2m तो निकालना है मेरे भाई, तो P2m तो निकालना है, तो इसको लिखो ऐसे P2m इक्वल टू r cos फाई। P2m कितना आया, r cos फाई। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, देखना जरा भाई, r वेक्टर इंटू आई वेक्टर, या फिर r इंटू 1 cos फाई। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान रखना इसको, P2m तो निकालना था, वो आई कैप के इक्वल नहीं है, ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने, गलती, हाँ P2m तो भाई निकालना है ना, यहाँ पर वैल्यू डालनी है, तो आई कैप के इक्वल नहीं है, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या काम करा, cos फाई इक्वल टू P2m डिवाइड में P1 P2, P1 P2 के प्लेस में मैंने r लिख दिया और इसको इधर फेंक दिया। तो अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r इंटू 1 इंटू कॉस फाई, r इंटू 1 इंटू कॉस फाई, और 1 बेसिकली आई कैप का मैग्नीट्यूड है भाई, 1 को प्लेस में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस फाई। तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, तो ये बन गया मेरा P2m इक्वल टू r वेक्टर डॉट आई वेक्टर। बोले ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, ये मैथमेटिक्स समझ में आया। कुछ नहीं करा भाई, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, P2m की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर P1n की वैल्यू भी निकालेंगे। देखो सिमिलरली इन ट्राइंगल P2 P1n, तो अगर मान लो ये अगेन अल्फा है, ऐसे ही कुछ समथिंग ले रहा हूँ मैं, कुछ भी अल्फा ले लो या फिर फाई ले लो, ये हट जाएगा, टेंशन मत लेना, ये कम, ये मत सोचना कि ये इक्वल है, टेंशन मत लेना। देखो cos फाई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस P1 P2, तो भाई मेरे P1n को मैं लिख सकता हूँ P1 P2 cos फाई, और P1 P2 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, r वेक्टर, तो ये हो जाएगा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1। अब 1 किसका है, s वेक्टर का, s वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos फाई। सिंपल है, अरे भैया P1 P2 के प्लेस में r लिख दिया, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ s कैप का मैग्नीट्यूड cos फाई। इन दोनों के बीच में एंगल है, दैट इज अगेन, तो मैं P1n को क्या लिख सकता हूँ, P1n को लिख सकता हूँ r वेक्टर डॉट s कैप। समझ में आया, क्लियर हुआ, ये वाला फंडा समझ में आया, दो चीज़ें क्लियर हुई, तो P2m निकल गया, P1n निकल गया, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन एंगल्स को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए था, क्योंकि होता क्या है, ये बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ना है भैया मेरे, तो इनको हटा दिया मैंने, सिंपल सा क्या निकला, P2m निकल गया, P1n निकल गया। जल्दी से नोट करना चाहे तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी से हटा दें। चलो, तो पाथ डिफरेंस आया आपका, पाथ डिफरेंस मैं सिंपली इसको लिख रहा हूँ PD, ठीक है। तो ये आया आपका r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस r वेक्टर डॉट एस कैप, ठीक है। देखिए जरा, तो पोटेंशियल नहीं है ये, पाथ डिफरेंस आया हमारा r वेक्टर डॉट में i माइनस का एस कैप, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई पाथ डिफरेंस आया हमारा r वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब n वेक्टर क्या है, n वेक्टर है आपका ये i वेक्टर माइनस s, मतलब i कैप माइनस s कैप। बेसिकली ये क्या है, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन के,
रिफ्लेक्टिंग प्लेन के। अभी देखो ये कैसे दिख रहा है, देखो अगर मैं ये आई कैप है तो इसको मैं आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ ऐसे करके, मैं एक वेक्टर ही तो आगे भी एक्सटेंड कर दूँ, तो ये आई कैप हो गया। और मान लो ये आपका हो गया, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ये क्या बनाया, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। रिफ्लेक्टिंग प्लेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, एक एटम है उसको बीचों बीच उसके डायमीटर के ऐसे अलोंग एक प्लेन डाल दो। तो ये एटम था, मैंने ऐसे करके एक प्लेन डाल दिया यूं करके, क्योंकि प्लेन के ऊपर ही तो एटम होगा मेरे भाई, तो ये ऐसे करके मैंने प्लेन डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया एस कैप। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे और रिफ्लेक्टिंग प्लेन। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड रिफ्लेक्टिंग प्लेन। रिफ्लेक्टिंग प्लेन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग प्लेन। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहां तक समझ में आता है भाई, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से कतई, तो ये एस कैप, ये आई कैप, तो अब इनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो भाई मेरा रिजल्टेंट यही तो होगा ऐसे करके, एन वेक्टर। भाई एन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस एस कैप। तो आई कैप और एस कैप का ट्रायंगुलर लॉ से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो नीचे की तरफ आएगा एन वेक्टर। और अगर आप ध्यान से देखें ये एन वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा ये वाली बात समझ में आई तो नहीं, क्लियर है तो समझो, इसको साइड में देख लो ना यार। देखो आई कैप है तो आई कैप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, उसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में लिख लो आई कैप। उसके बाद माइनस एस कैप है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई कैप प्लस माइनस एस कैप। मतलब कि एस कैप को प्लस करना है तो ये हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में ऐसे, ऐसे करके, और ये आ जाएगा एस, अच्छा ऊपर की तरफ आएगा, सॉरी ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, एन वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, एन वेक्टर जो आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग प्लेन की क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। समझ में आया, देखो ये ऐसे करके प्लेन था ना, तो एन वेक्टर ऐसे आ रहा है यूं करके, खट खच एन वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक, क्लियर है। चलो भाई साहब ये मैथमेटिकल चीज़ है, थोड़ा वेक्टर लग रहा है इसमें, ठीक है, टेंशन लेना का नहीं, टेंशन। चलो तो भैया एन वेक्टर हमारा आया आई कैप माइनस एस कैप इक्वल टू वेक्टर जो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग प्लेन की, वहाँ पर मैंने दिखा दिया रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब देखो कैसे, भाई ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो आधा वेक्टर इधर होगा आधा वेक्टर इधर होगा, n/2 इधर n/2 इधर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल P1N और ये जो भी नाम दे दो उसको, इसको नाम दे दो लेट से R, नहीं हाँ तो वो हो गया, कोई और नाम दे दो D। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले ट्राइंगल पर साइन थीटा इक्वल टू, देखो ना साइन थीटा इन ट्राइंगल, लिख देते हैं चलो, इन ट्राइंगल P1N, P1 अच्छा नाम देना पड़ेगा इसको भी, ये हो गया D, ये हो गया E। ठीक है, तो इन ट्राइंगल P1E और D साइन थीटा किसके इक्वल होगा भाई, n/2 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस एस वेक्टर, ये तो होगा ना। देखो परपेंडिकुलर n/2 और इसका हाइपोटेनियस एस वेक्टर, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो साइन थीटा कितना आया, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2, तो एन वेक्टर कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। छोटा छोटा मैथिकल पोर्शन यहाँ पर लगेगा। मैंने एक तो ये ट्रायंगल लिया था, एक ये ट्रायंगल लिया था, अब ये वाला ट्रायंगल लिया, सॉरी ये वाला अब ये लिया। ठीक है, क्लियर है, आराम से समझो। एन वेक्टर क्लियर हुआ, एन वेक्टर इक्वल टू 2 साइन थीटा क्लियर है। मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने इसका, क्या निकाला है मैग्नीट्यूड। अच्छा इसको हटा दें, हटा दें, चलो। अब भाई साहब क्या करना है, अब ज़्यादा कोई टेंशन की वाली बात है ही नहीं। अब ज़रा ध्यान दें, तो अगर मैं देखूं
नाउ फेज डिफरेंस, अगर मैं आपसे पूछूं फेज डिफरेंस कितना होगा उन दोनों वेव्स का, तो वो होगा डेल फाई या फिर सिंपली फाई 2 पाई बाय लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सही है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब आर वेक्टर बेसिकली क्या होगा, देखो आर वेक्टर ये है कि अगर P1 ओरिजिन है और P2 ए बी सी इसके क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं, तो एक वेक्टर डाल रहे हैं ए बी सी, मतलब आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए बी सी आर द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, तो ए बी सी ये हो गया भैया, क्लियर है। तो क्या, अब सुनना, हर एक एक्सिस पे भाई जो आपकी स्कैटर रे होगी वो ए एक्सिस पे भी जाएगी, बी एक्सिस पे भी जाएगी, सी एक्सिस पे भी जाएगी, हर एक एक्सिस पर जरूरी थोड़ी ना है कि उसका फेज डिफरेंस सेम होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये मेरे भाई कि अगर मैं सिर्फ ए एक्सिस पे देखूं, अगर मैं सिर्फ ए एक्सिस पर देखूं तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर तो वही रहेगा परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि बहुत सारे प्लेन होते हैं ना, उन सब पे परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर होता है। एक वेक्टर, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, पांच प्लेन, सब पे एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, एन वेक्टर, ठीक है, ठीक। उसके बाद फाई बी 2 पाई बाय लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। उसके बाद फाई सी 2 पाई बाय लैम्डा सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये सारी कंडीशन समझ में आए, फोर्थ इक्वेशन डालें इसको। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है। अब देखो क्या होने वाला है, यहां तक हटा दूं, ये सब चीजें हटा दूं, यहां तक क्लियर है। मतलब कि फाई ए, मतलब कि तीनों एक्सिस पर हमने फेज डिफरेंस देख लिया। फेज डिफरेंस कितना है, फाई ए पर इतना, फाई बी पर इतना, फाई सी पर इतना। अब ध्यान से समझना, इफ अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम बात कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो इंट्रीगल मल्टीपल होगा, किसके, इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई की। भाई अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का इंट्रीगल मल्टीपल हुआ तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और हर एक एक्सिस का अलग अलग इंट्रीगल मल्टीपल होगा। मतलब ये फाई ए के प्लेस में मैं लिखूंगा, ध्यान समझना, देखना ध्यान से, 2 पाई एच, भाई एच वो मल्टीपल हो गया, 2 पाई अगेन 2 पाई एंगल हो गया, ये हुआ हमारा 2 पाई बाय लैम्डा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय के 2 पाई बाय लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। उसके बाद ये हो गया हमारा 2 पाई बाय सी, सॉरी एल 2 पाई बाय लैम्डा सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो भाई ध्यान से देखें, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो मेरा बना ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एच लैम्डा, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू सी लैम्डा, सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर आप ध्यान से देखें ये हमारी लाउस इक्वेशन प्रूव हुई। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस क्या होंगी, एन वेक्टर आपको दिख गया होगा, अब मैंने पहले बताया एन वेक्टर दिख गया, एच के एल आप मल्टीपल कह सकते हैं, या फिर इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के, जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है इसके मिरर इंडिसेस कह सकते हैं। लैम्डा वेवलेंथ हो गया। अच्छा इसको और एक और चीज, अब आप कहोगे कि यार तूने एन का मैग्नीट्यूड काहे निकलवाया था भाई, ये फिर तो देखो ना, ए डॉट बी तो क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ओए होए 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 होए, ए वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। अगर एक पैरेलल प्लेन्स होते हैं और एक वेक्टर है जो उन प्लेन के परपेंडिकुलर है, सुनो 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 ध्यान से, एक ही एक्सिस हो गई, ये ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, ये एक प्लेन है और इस प्लेन के हमने ऐसे करके एक परपेंडिकुलर वेक्टर डाला है। तो भाई ध्यान सुनो, एक प्लेन है, ओरिजिन से आपने उसके ऊपर एक वेक्टर डाला जो उसके परपेंडिकुलर है,
वो हो गया आपका एन वेक्टर, प्लेन हो गया आपका ए बी सी एच के एल। अब इस एन वेक्टर के और इस ए एक्सिस के, ये ए वेक्टर हो गया ना भाई, एक्स एक्सिस की तरफ ए वेक्टर हो गया, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको कहते हैं अल्फा। बी और एन के बीच को कहते हैं बीटा, और सी और एन के बीच को कहेंगे गामा। भाई अल्फा बीटा गामा किसके बीच में एंगल है? ये एंगल है अगर एक प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे करके प्लेन है, ऐसे करके एक प्लेन है, वो पॉइंट ले लेना और ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो एक ट्रायंगुलर प्लेन बन गया। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल दो, अब वो परपेंडिकुलर जो होगा वो एक्स एक्सिस पर, मतलब ए वेक्टर जो उससे कितना एंगल बना रहा है विच इज अल्फा, बी से कितना बना रहा है बीटा, सी से कितना बना रहा है गामा। तो अल्फा बीटा गामा दिख गए होंगे मेरे हिसाब से, समझ में आया? तो इसको हटा देता हूँ, मैं लिखने देता। हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल कितना है? कॉस अल्फा इक्वल टू एच लैम्डा। ठीक है, दूसरी देखो। अच्छा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकलवाया था तुमसे, याद करो ना, अभी देखो अभी निकलवाया था, क्या निकल कर आया था? अच्छा, इसका क्या होगा? ए, सिंपली ये लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली ए। तो ए इसका आया था 2a 2 साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू एच लैम्डा। अरे मेरे भैया, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी तो निकलवाया था n/2s करके इस ट्रायंगल से, तो कितना आया था? 2 साइन थीटा। तो क्या मेरे भाई ये नहीं आ गया 2a साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू एच लैम्डा? ऐसे ही इन सब की कहानी हो जाएगी, 2b साइन थीटा कॉस बीटा, ये हो जाएगा 2c साइन थीटा कॉस गामा इक्वल टू एल लैम्डा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस है लाउस इक्वेशन की, मतलब कि ये लाउस इक्वेशन है जो किसकी कंडीशन है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर्ड बीम या स्कैटर्ड एक्सरेज। क्लियर? ये कह लो, ये कह लो। क्लियर? तो ये आपके सामने हमने आपको बताई लाउस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी डेरिवेशन। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो और आपको समझ में आ गया हो पूरा फंडा, लाउस इक्वेशन क्या है और लाउस कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? ठीक, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।